ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के 21वें दिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, अभी मैं जिंदा हूं। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म। ईरान बोला अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाए। इजरायली हमले से लेबनान में तबाही। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने लागू किया आवश्यक वस्तु अधिनियम। तेल और गैस कंपनियों को डेटा साझा करने का आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मथुरा वृंदावन दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर पहुंची। हल्की बारिश के बीच प्रेम मंदिर में विधि विधान से दर्शन किए। वहीं वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। झारखंड के हजारीबाग में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव का घर बुलडोजर से ध्वस्त। कोल माइंस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जमीन पर अवैध रूप से बना था मकान। कार्रवाई से हजारीबाग में तनाव बढ़ा। योगेंद्र साव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा के चित्रहाट क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। कैला देवी से दर्शन कर लौट रहा था परिवार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की भी एक हमले में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी एक भीषण हमले में मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह हमला अमेरिका और इजरायल की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था। इस बात की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने की है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खली खामेनेई और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब समेत कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईरान पर हुए हमले में IRGC के प्रमुख स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी के मारे जाने की पुष्टि की है। जंग के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। वहीं IRGC इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जेट को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। IEA ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में LPG की कमी हो सकती है, इसलिए LPG का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में कम करके इसे जरूरी कामों, खासकर खाना बनाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि अगर वह अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देता है तो इसे ईरान के खिलाफ हमले में भागीदारी माना जाएगा। यह बयान अरागची ने ब्रिटेन की विदेशी सचिव इवेट कूपर के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर ईरान पर हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के रुख को पक्षपाती बताया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में कमांड सेंटर और हथियारों को निशान बनाया गया है। सेना के अनुसार यह कार्रवाई अस स्वेदा इलाके में गुरुवार को ड्रूज नागरिकों पर हुए हमले के जवाब में की गई है, जिसके लिए उसने सीरियाई अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान भी पलटवार कर रहा है। इजरायली PM नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि अभी मैं जिंदा हूं और ये जंग हम जीत रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 20 दिनों की युद्ध में सफलता हासिल की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिका को युद्ध में नहीं ढकेला। राष्ट्रपति ट्रंप अपना फैसला खुद लेते हैं। इस दौरान उन्होंने ईरान के परमाणु क्षमता को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ईरान के साउथ पार्श गैस क्षेत्र पर हमला किया था और यह हमला अकेले किया गया था।
नेतन्याहू ने यह भी पुष्टि की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर आगे हमले रोकने का अनुरोध किया था। तो दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को इस हमले के खिलाफ चेतावनी दी थी और कहा था कि ऐसा ना करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने इस हमले को मंजूरी नहीं दी थी और ना ही इसमें भाग लिया गया था। ट्रंप ने कहा, हमारे बीच समन्वय है, इसलिए कभी कभी वह कुछ ऐसा करते हैं और अगर मुझे पसंद नहीं आता तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इस हमले के बाद ईरान ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में तनाव बढ़ गया है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायली सेना के अनुसार गुरुवार आधी रात से ठीक पहले ईरान ने एक और बड़ा मिसाइल हमला किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया कि इजरायल अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने एक साथ कई सवालों का जवाब दिया है। इतना ही नहीं, ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर बड़ा दावा भी कर दिया। अमेरिका को युद्ध में घसीटने के आरोपों पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्या किसी को लगता है कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप को समझा सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति हमेशा वही करते हैं जो अमेरिका के हित में होता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड से जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला इजरायल ने अकेले किया था और इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। Well, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. एलपीजी संकट और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते देश में तेल संकट गहराने की आशंका को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। इस अधिनियम की मदद से सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकेगी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तेल और गैस के वैश्विक संकट के चलते सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, प्रसंस्करण, संशोधन, भंडारण, आयात निर्यात, मार्केटिंग और उपभोग से जुड़ी सभी कंपनियों को सरकार के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ में ताज़ा डेटा साझा करना अनिवार्य हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार पीपीएसी को सूचनाओं को इकट्ठा करने, संकलन करने, रखरखाव करने और विश्लेषण करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इससे तेल मंत्रालय को आपात स्थिति में योजना बनाने में मदद मिलेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किसी भी आदेश का उल्लंघन अपराध माना जाता है और इसके उल्लंघन पर जेल की सजा भी हो सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार को यह शक्ति देता है कि वे नागरिकों को उचित कीमतों पर जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करे, साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम तौर पर चीजों की कमी पैदा होने से रोके। एक तरह से यह कानून देश में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मददगार है। भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति की कमी को काफी हद तक पश्चिम एशिया से विविध स्रोतों के माध्यम से पूरा कर रहा है। यह वेनेजुएला, रूस और अमेरिका सहित लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और रूस से प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। शिया समुदाय के रहबर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद जहां पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लोग शोकाकुल हैं और इस साल वह मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद उल फितर का त्यौहार नहीं मनाएंगे, बल्कि सादगी के साथ नमाज को अदा करेंगे और हाथों में काली पट्टी बांधकर शोक प्रकट करेंगे, जिसको लेकर आज अलविदा जुमे की नमाज में इसका ऐलान किया गया। श्रावस्ती जनपद के नासिरगंज क्षेत्र में शिया समुदाय ने कहा कि इस साल उनके रहबर अयातुल्ला खली खामेनेई की शहादत पर वह ईद और खुशी का त्यौहार नहीं मनाएंगे।
बल्कि ईद उल फितर की नमाज बड़ी सादगी और काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे। आपको बताते चले कि ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया समुदाय के रहबर अयातुल्ला खली खामनेई का पिछले दिनों इजराइल और अमेरिका के हमले में मौत हो गई थी, जिसके कारण शिया समुदाय पूरी तरीके से शोक कुल में माहौल में है और तब से मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद उल फितर को इस साल वह नहीं मना रहे हैं, बल्कि ईद की नमाज को भी बड़ी सादगी के साथ पढ़ा जाएगा। नासिरगंज के शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना तुफैल अब्बास साहब ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनी ईरान के नेता ही नहीं बल्कि हम लोगों के रहबर भी थे। हम लोग उन्हें अपना पेशवा और रहबर मानते थे और उनकी मौत पर हम इस साल जश्न और ईद की खुशियां नहीं मनाएंगे। वहीं नाजिब हैदर ने कहा कि जिस तरह हिंदू समुदाय में शंकराचार्य ईसाई धर्म में पॉप होते हैं, इसी तरह शिया समुदाय में पूरी दुनिया का एक रहबर होता है जिनके कहना पूरी दुनिया के शिया समुदाय मानते हैं। उन्हें अमेरिका और इजराइल ने निर्मम हत्या कर दी, जिससे हम इस साल खुशियों का त्योहार ईद नहीं मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मथुरा वृंदावन दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर पहुंची। हल्की बारिश के बीच राष्ट्रपति ने प्रेम मंदिर में विधि विधान से दर्शन किए। बारिश की फुहारों के साथ जब मंदिर की भव्य लाइटिंग जगमगाई तो पूरा परिसर दिव्य और अलौकिक नजर आया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राष्ट्रपति भी मंत्रमुग्ध हो गईं। प्रेम मंदिर की आकर्षक नक्काशी, रोशनी और आध्यात्मिक वातावरण ने वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौक चौबंद रही और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वृंदावन से खबर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने पूज्य प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। राष्ट्रपति ने महाराज जी के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके आगमन को लेकर आश्रम परिसर में विशेष तैयारियां की गईं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। इस दौरान पूरे आश्रम में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। राष्ट्रपति के दौरे से वृंदावन की आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ गई। वहीं श्रद्धालु में इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 15 कैदियों के मामले की समीक्षा के बाद 6 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बन गई है। यह निर्णय पुलिस और जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बैठक में कैदियों के अपराध की प्रकृति, न्यायालयों के अभिमत, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया गया। इसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि रिहाई का निर्णय न्यायिक नियमों, सामाजिक सुरक्षा और कारा अधिनियमों के अनुरूप हो। इससे पहले भी परिषद की बैठक में कई कैदियों की रिहाई पर सहमति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डाटाबेस तैयार करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही डायन बिस्साही जैसे मामलों में जेल में बंद कैदियों के संदर्भ में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। झारखंड के हजारीबाग जिले के जोरदाग झुमरी टांग इलाके में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साफ के घर पर एनटीपीसी ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार को भारी पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि यह मकान चट्टी बरियातू कोल माइंस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जमीन पर बना है था, जिसे पहले ही खनन कार्य के लिए कंपनी को आवंटित किया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान एनटीपीसी की टीम पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर ध्वस्तीकरण किया गया।
प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। वहीं घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मजदूर मौके पर जमा हो गए, जिन्हें अधिकारियों ने समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इधर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया है कि झारखंड में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार उनकी हितैषी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र के भदरवारा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां महज 2 घंटे में 400 मीटर सड़क निर्माण कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। मां भद्रकाली मंदिर गेट से अंदर बनी यह सड़क अब विवादों में घिर गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने मानकों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण किया। जल्दबाजी में बनाए गए इस रास्ते की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके जल्द ही खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्माण सिर्फ कागजों में गुणवत्ता दिखाने के लिए किया गया है। नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सड़क को दोबारा सही तरीके से बनवाने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कानपुर में अवैध एलपीजी गैस उपयोग और रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को 4 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर 44 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देशन में जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने कार्रवाई की। लाल बंगला क्षेत्र में 3 प्रतिष्ठानों से 38 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए। वहीं कृष्णा स्वीट हाउस में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए 6 सिलेंडर मिले। 4 आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध गैस कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आगरा के चित्राहट क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। कैला देवी से दर्शन कर लौट रहे इटावा के श्रद्धालुओं की बोलेरो कार गांव पई के पास पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें पति पत्नी, बेटी, पिता और चालक शामिल हैं, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आना हादसे की वजह मानी जा रही है। रायपुर के आमा नाका ओवर ब्रिज पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू-धू कर जलने लगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान भी बचा ली। कुछ ही पलों में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।